इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पर लेक्चरों में आपका स्वागत है और यह है लेक्चर नंबर 23। हम इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में बात कर रहे हैं, खासकर इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में। तो हम टाइप 1 के इंटीग्रल की कन्वर्जेंस के बारे में चर्चा कंटिन्यू रखेंगे। अब एक और टेस्ट है जिस पर पिछले लेक्चर में चर्चा नहीं हुई थी, जिसे डिरिक्लेट्स टेस्ट कहते हैं, और यह फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए। टाइप 1 के इम्प्रॉपर इंटीग्रल को तो यहाँ हम मान लेते हैं कि यह f और g ये दो फंक्शन हैं, इसे इन्फिनिटी से परिभाषित किए गए और वे रियल वैल्यू ले रहे हैं, और वे ऐसे हैं कि f हर इंटरवल पर इंटीग्रेबल है। ए बी और बी ए से ज़्यादा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो यह f ए से बी तक हर इंटीग्रल पर इंटीग्रेबल है। और दूसरा वाला इंटीग्रल ए से बी, यह f x, यह दूसरी कंडीशन है। ये इंटीग्रल समान रूप से बाउंडेड हैं, तो इसका मतलब है कि यह भी कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो हम बी पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। ये इंटीग्रल यहाँ समान रूप से बाउंडेड हैं, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ कोई संख्या सी एक्सिस्ट करती है, कांस्टेंट सी, जो 0 से ज़्यादा है, ऐसे कि इस इंटीग्रल की वैल्यू इस इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू उस कांस्टेंट से कम या उसके इक्वल है, और बी के इसे ज़्यादा होने के लिए स्वाभाविक है b कोई सीमित संख्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ b की किसी भी वैल्यू के लिए जो a से ज़्यादा है, अगर यह इंटीग्रल किसी कांस्टेंट c से बाउंडेड है, तो यह c यहाँ b पर निर्भर नहीं है। तब हम इसे कहते हैं यह समान रूप से बाउंडेड है, तो यह बाउंड b से इंडिपेंडेंट है। फिर हम कहते हैं ये इंटीग्रल समान रूप से बाउंडेड हैं। ये हैं दो शर्तें, f पर f इंटीग्रेबल है और ये इंटीग्रल्स समान रूप से बाउंडेड हैं, और फंक्शन g मोनोटोन है और बाउंडेड है, तो फिर से g या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और बाउंडेड है तो इन फंक्शनों की वैल्यू भी सीमित हैं और बाउंडेड हैं। और फिर हमारे पास यह लिमिट है, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, यह g x 0 होता है, तो यह a g मोनोटोनिक फंक्शन है जो 0 के पास पहुंच रहा है। जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो यह एक और कंडीशन है, और तब यह इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए से इन्फिनिटी f x g x dx। तो अब हमारे पास इंटीग्रंट f x g x में प्रोडक्ट है, और यह कन्वर्ज होता यही और यही परिणाम है। इस परिणाम के प्रूफ को नहीं देखेंगे, तो यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है यह जांच करना कि ये इंटीग्रल यहाँ समान रूप से बाउंडेड हैं। मतलब हमें इस इंटीग्रल को कंप्यूट करना है और देखना है क्या हम उस इंटीग्रल को किसी कांस्टेंट c के साथ बाउंड कर सकते हैं जो किसी सीमित संख्या b के लिए इस संख्या b से इंडिपेंडेंट है। अगर हम यह कर सकते हैं, तो हमारे पास यह समान रूप से बाउंड होने वाली कंडीशन होगी। और दूसरा वाला फिर जी मोनोटोन है, और इसलिए मोनोटोनिकली यह 0 होगा। क्योंकि x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो तब यहाँ ये दो मुख्य शर्तें हैं कि यह इंटीग्रल, यह प्रोडक्ट यहाँ कन्वर्ज होता है। तो यह बहुत उपयोगी इंटीग्रल है, क्योंकि अगर हमें उनमें से एक पता हो, तो उदाहरण के लिए यहाँ जी बाउंडेड है और एक मोनोटोन यहाँ 0 पर जा रहा है, और फिर ये इंटीग्रल ओवर f कन्वर्ज होते हैं, तो फिर हम इस प्रोडक्ट के बारे में भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस इंटीग्रल को क्या होगा, और यह कन्वर्ज होगा अगर ये शर्तें पूरी हो जाती हैं। यहाँ चलिए उदाहरण देखते हैं जहाँ हम यह सिद्ध करने के लिए इस परिणाम को आसानी से इस्तेमाल कर सकते। p 0 से ज़्यादा या इक्वल के लिए ऐसे इंटीग्रल्स 1 से इन्फिनिटी साइन x ओवर x पावर p कन्वर्जेंट है, तो 0 से ज़्यादा किसी भी p के लिए यहाँ यह इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी साइन x ओवर x पावर p कन्वर्जेंट होता है। हम इस डिरिक्लेट टेस्ट की मदद से दिखाएंगे। तो हम मान लेते हैं f x साइन x के इक्वल है, तो अब फंक्शन साइन x के तौर पर f x है, और दूसरा वाला g x हम 1 ओवर x पावर p लेंगे। अब यह उपयोगी कैसे है? क्योंकि हम इस g के बारे में जानते हैं कि यह मोनोटोनिकली 0 पर डिक्रीज हो रहा है जब इस p पॉजिटिव के लिए x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, और यह इंटीग्रल साइन x जो उसे आसानी से साइन x dx के तौर पर दिखा सकता है।
यह इंटीग्रल इस कॉस एक्स से माइनस होगा और फिर हमारे पास यह लिमिट है ए से बी, जो होगी यह कॉस एक माइनस कॉस बी, यह इंटीग्रल वैल्यू, और फिर हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर करनी है। तो यह कॉस हमेशा एक से बाउंडेड होता है और हम यह इनइक्वालिटी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं कि यह ए कॉस एक प्लस कॉस बी से कम है और तब यह 2 से बाउंडेड होगा। हम आसानी से दिखा सकते हैं कि यह इंटीग्रल यहाँ 2 से बाउंडेड है बी की किसी भी वैल्यू के लिए जो एक से ज़्यादा हो और इन्फिनिटी से कम। हमने क्या देखा है कि यहाँ एक यूनिफॉर्म बाउंड है, तो हम b की जो भी वैल्यू ले इस इंटीग्रल की वैल्यू इसमें 2 से बाउंडेड होगी। इस इंटीग्रल की यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस के लिए हमें यही चाहिए। अब दूसरा फंक्शन g जो एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है और स्वाभाविक रूप से जब x p की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो उस डिरिक्लेट्स टेस्ट का उपयोग करके अब हम इस प्रोडक्ट साइन x और 1 ओवर x पावर p के साथ प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, जिसका मतलब है यह इंटीग्रल साइन x ओवर x पावर p dx 1 से इन्फिनिटी तक यह p की 0 से ज़्यादा किसी भी वैल्यू के लिए कन्वर्ज हो जाता है। तो अब जब हमें फिर से दो फंक्शन का अनुपात कंसिडर करना है तो यह डिरिक्लेट टेस्ट बहुत उपयोगी है। तो एक था f(x) और दूसरा था g(x), और इस फंक्शन f(x) की यह अच्छी प्रॉपर्टी है इस यूनिफॉर्म इंटीग्रेबिलिटी के ऊपर, और दूसरा 0 पर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग था। इसलिए हम डिरिक्लेट टेस्ट से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह कन्वर्ज होता है। इसी सिमिलर प्रकार का एक और हम इस इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी साइन x ओवर x से पावर माइनस x की कन्वर्जेंस टेस्ट कर सकते हैं। इसे पॉजिटिव की किसी भी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे फिर से आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो यह है e पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। वेट, यह थी पहली प्रॉब्लम थी e पावर साइन एक्स ओवर एक्स e पावर माइनस एक्स, जिसे हम पहले ही कर चुके हैं, जो था साइन एक्स ओवर एक्स पावर p जब x से इन्फिनिटी था। और अब हम करेंगे साइन एक्स ओवर एक्स गुणा e पावर माइनस एक्स। तो इस मामले में हम फिर से यह करेंगे कि हम इसे आसानी से 0 से 1 में विभाजित कर सकते हैं और फिर हमारे पास है साइन एक्स 1 से पावर माइनस एक्स dx प्लस यह 1 से इन्फिनिटी, और हमारे पास है साइन एक्स ओवर एक्स और e पावर माइनस एक्स dx। यह फंक्शन तो फर्स्ट इंटीग्रल एक प्रॉपर इंटीग्रल है। कारण स्पष्ट है क्योंकि साइन x ओवर x की वैल्यू 1 है जब x इन्फिनिटी के पास जाता है, और यह 1 है तो यहाँ इंटीग्रैंड की लिमिट एक्सिस्ट करती है जब x 0 पर पहुँच रहा है और अन्य सभी पॉइंट पर कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है, कोई अनबाउंडेडनेस नहीं है। तो यह पहला वाला एक प्रॉपर इंटीग्रल है। अब दूसरा वाला, क्योंकि हमें इस x इन्फिनिटी को टेस्ट करना है कि यहाँ हमें किस तरह का परिणाम मिलता है। अब हम इस इंटीग्रल को ऐसे भी लेते हैं। नोट करें कि इंटीग्रल 1 और फिर 1 से ऊपर हम इस b को ले सकते हैं साइन x ओवर x dx। तो अगर हम इस इंटीग्रल को साइन x ओवर x dx ए 1 लेते हैं, यह x 1 से b तक किसी भी संख्या तक जाएगा। यहाँ हम x को बदल सकते हैं क्योंकि यह न्यूनतम वैल्यू है। अगर आप इसकी जगह कुछ और रख देते हैं तो इंटीग्रल बड़ा वाला होगा। तो हमारे पास है 1 से b और इस x की जगह 1 आ जाता है न्यूनतम संभव वैल्यू, ताकि यह इंटीग्रल बड़ा वाला हो। तो हमारे पास यह इंटीग्रल साइन x dx के तौर पर 1 से बड़ा है, और यह हम जानते हैं हम इसे माइनस कॉस x के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं फिर 1 से b। तो यह वैल्यू होगी कॉस 1 और माइनस कॉस b, और हम वहाँ वह एब्सोल्यूट वैल्यू ले सकते हैं। तो इन फंक्शनों की यह एब्सोल्यूट वैल्यू होगी फिर से एब्सोल्यूट वैल्यू जो 2 से बाउंडेड है। तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि यह इंटीग्रल यहाँ साइन x ओवर x साइन x ओवर
एक्स एक से बी की एक से ज़्यादा किसी भी वैल्यू के लिए कोई भी सीमित वैल्यू यूनिफॉर्मली बाउंडेड होती है और यह वैल्यू 2 है, इसलिए यह इंटीग्रल 2 के साथ यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। और यह एक्सपोनेंशियल माइनस एक फंक्शन तो एक्सपोनेंशियल माइनस एक फंक्शन मोनोटोन है और यह शून्य के पास पहुंच रहा है। अगर हम लिमिट जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है e पावर माइनस x लेते हैं जो शून्य के पास पहुंच रहा है तो वह प्रॉपर्टी को भी पूरा करता है। तब हम यह डिरिक्लेट टेस्ट वहां इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि साइन x ओवर x के साथ एक इंटीग्रल हमने देखा है कि एक मोनोटोन होता है जो यूनिफॉर्मली बाउंडेड होता है और दूसरा वाला g(x) जो e पावर माइनस 1 है यह जाएगा जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो इस मामले में अब हम डिरिक्लेट के परिणाम लागू कर सकते हैं। डिरिक्लेट टेस्ट जो कहता है इंटीग्रल कन्वर्ज होता है, यह इंटीग्रल कन्वर्ज होता है और दूसरा वाला प्रॉपर इंटीग्रल है तो यहाँ मूल इंटीग्रल शून्य से इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स है जो कन्वर्ज होता है। तो हम एक और सवाल करते हैं जो है सवाल संख्या 2। तो यहाँ सिमिलर तरह का ही प्रश्न है हमारे पास। इस मामले में एक माइनस ए पावर माइनस एक्स कॉस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर है और फिर से यह विचार हम इसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लूँगा इसे इन्फिनिटी और फिर है एक इंटीग्रल के तौर पर 1 ओवर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो हमारे पास है कॉस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर dx और दूसरा वाला है इसे इन्फिनिटी और हमारे पास है e पावर माइनस एक्स और फिर कॉस एक्स ओवर एक्स जहाँ dx यह फर्स्ट इंटीग्रल एब्सोल्यूटली कन्वर्ज होता है, यह एब्सोल्यूटली कन्वर्ज होता है और कारण स्पष्ट है क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा हम आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्योंकि यह cos x ओवर एक्स स्क्वायर यह है 1 ओवर एक्स स्क्वायर से कम है। हम इस संकल्पना को बिल्कुल दोबारा समझाएंगे तो यहाँ एब्सोल्यूटली मतलब अगर हम इंटीग्रैंड की एब्सोल्यूट वैल्यू भी लेते हैं यह कन्वर्ज होता है तो यह cos x ओवर एक्स स्क्वायर बाउंड है और यह 1 ओवर एक्स स्क्वायर से कम या उसके इक्वल है क्योंकि यह cos x वैल्यूज 1 से बाउंडेड हैं। तो हमारे पास है 1 ओवर एक्स स्क्वायर और हम जानते हैं कि यह इंटीग्रल a से इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स स्क्वायर जो कन्वर्ज होता है और तब यह इंटीग्रल भी कन्वर्ज होगा क्योंकि यह एक डोमिनेटिंग फंक्शन 1 ओवर एक्स स्क्वायर है और उसका इंटीग्रल इतना स्वाभाविक रूप से कन्वर्ज होता है कि इंटीग्रल कन्वर्ज होगा। दूसरा वाला हम फिर से वही तर्क इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि फिर से इसे पावर माइनस एक्स कॉस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर यह वैल्यू 1 से बाउंडेड होगी क्योंकि पावर माइनस एक्स भी डिक्रीसिंग फंक्शन है तो यह उच्चतम वैल्यू लेगा जब हमारे पास फिर एक्स एक अप्रोच करता है। तो किसी भी मामले में यह 1 से बाउंडेड होगा तो यह दूसरा इंटीग्रैंट भी 1 ओवर एक्स स्क्वायर और 1 से बाउंडेड है और कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा हम फिर से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह भी एब्सोल्यूटली कन्वर्ज होता है। हम यहाँ डिरिक्लेट्स टेस्ट फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हम यह ई पावर माइनस एक्स ले सकते हैं। तो अगर आप डिरिक्लेट्स टेस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं हम यह फंक्शन ले सकते हैं ई पावर माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर और जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करता है यह फंक्शन शून्य पर पहुंचता है। जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करता है यह मोनोटोन फंक्शन ई पावर माइनस एक्स कम हो रहा है और 1 ओवर एक्स स्क्वायर भी कम हो रहा है। दोनों फंक्शन तो यहाँ एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए डिक्रीसिंग फंक्शन है और यह इसे इन्फिनिटी cos x का cos x इंटीग्रल हम फिर से दिखा सकते हैं यह 2 से बाउंडेड है। तो पिछली सवालों की तरह हम डिरिक्लेट्स टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह सिमिलर समस्या है एक संख्या 1। तो यहाँ यह भी दिखा सकते हैं यह कन्वर्ज होता है तो यह भी कन्वर्ज होता है और दिया गया इंटीग्रल 1 माइनस ए पावर माइनस एक्स कॉस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर dx कन्वर्ज होता है। यहाँ बस एक टिप्पणी कि माइनस इन्फिनिटी से भी
एफ एक्स डी एक्स प्रकार का इंटीग्रल पर हम यहाँ सामान्य रूप से चर्चा नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस इंटीग्रल पर चर्चा कर रहे हैं जहाँ यहाँ b की जगह पर इन्फिनिटी है, तो इसे से इन्फिनिटी टाइप का इंटीग्रल पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम इससे भी आसानी से निपट सकते हैं क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ x माइनस टी के इक्वल है और फिर होगा क्या, यह इंटीग्रल बस माइनस b से इन्फिनिटी होगा। तो फिर हमारे पास एक सिमिलर टाइप का इंटीग्रल है जिस पर हम कन्वर्जेंस के लिए चर्चा कर रहे हैं, जहाँ इन्फिनिटी ऊपर दिखती है। तो अगर हमारे पास इस टाइप का इंटीग्रल है तो साधारण सब्स्टिट्यूशन द्वारा हम इस टाइप के इंटीग्रल में कन्वर्ज कर सकते हैं और फिर उस तरह से कन्वर्जेंस पर चर्चा कर सकते हैं जैसे पहले की है। हम इसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या है। तो जैसा मैंने पहले कहा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब है यह इंटीग्रल एब्सोल्यूटली कन्वर्ज होता है, जिसका मतलब है अगर इंटीग्रल पर एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ यह कन्वर्ज होता है, अगर यह इंटीग्रल कन्वर्ज होता है, हम कहते हैं कि यह इंटीग्रल एब्सोल्यूटली कन्वर्ज होता है क्योंकि हमने यहाँ रेंज 0 से इन्फिनिटी के लिए इंटीग्रैंड की पॉजिटिव वैल्यूज़ ली हैं। अगर यह कन्वर्ज होता है तो हम कहते हैं कि यह इंटीग्रल एब्सोल्यूटली कन्वर्ज होता है। और यहाँ एक और टर्म इस्तेमाल होती है कि यह इंटीग्रल कंडीशनली कन्वर्ज होता है, जिसका मतलब है यह इंटीग्रल कन्वर्ज होता है लेकिन एब्सोल्यूटली कन्वर्ज नहीं होता। तो यहाँ मतलब है कन्वर्ज होता है लेकिन एब्सोल्यूटली नहीं, तब हम आमतौर पर कहते हैं यह इंटीग्रल कंडीशनली कन्वर्ज होता है। यहाँ इस उदाहरण पर आते हुए 1 से इन्फिनिटी साइन x ओवर x पावर p dx, और अब हम दिखा सकते हैं कि p 1 से ज़्यादा होने पर यह इंटीग्रल एब्सोल्यूटली कन्वर्ज होता है। 1 से ज़्यादा p की किसी भी वैल्यू के लिए यह इंटीग्रल एब्सोल्यूटली कन्वर्ज होता है। विचार स्पष्ट है, जिसका पिछले उदाहरण में भी जिक्र किया गया था। थोड़ा सा तो यहाँ यह इंटीग्रल है, अगर हम इंटीग्रैंड की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, इसका मतलब है साइन x और x पावर p, तो यहाँ x पॉजिटिव वैल्यूज़ ले रहा है और p 1 से ज़्यादा है तो यह साइन x एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर x पावर p है। क्योंकि यह पॉजिटिव है तो यहाँ हमें एब्सोल्यूट वैल्यू इस्तेमाल नहीं करनी है और यह 1 ओवर x पावर p से बाउंडेड है। क्योंकि साइन x कभी 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं लेगा तो हम इसे 1 ओवर x पावर p से बाउंड कर सकते हैं। और अब हमें कंपैरिजन टेस्ट से पता है कि इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी 1 ओवर x पावर p कन्वर्ज होता है। तो हमने यहाँ यह दिखाया है कि यह इंटीग्रल भी कन्वर्ज होता है क्योंकि यह हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट से है। तो यहाँ हमने इंटीग्रैंड लिया है साइन x ओवर x पावर p, जो 1 ओवर x पावर p से कम या उसके इक्वल था, और हमारे पास हमें परिणाम पता है यह 1 ओवर x पावर p 1 से इन्फिनिटी इंटीग्रल को कन्वर्ज करता है, यह कन्वर्ज होता है। और इसलिए हमने कंपैरिजन टेस्ट द्वारा दिखाया है कि यह कन्वर्ज होता है, मतलब दूसरे शब्दों में यह इंटीग्रल एब्सोल्यूटली कन्वर्ज होता है। हाँ, हम इसकी जगह ले सकते हैं क्योंकि इस समय यह रेंज में पॉजिटिव निगेटिव वैल्यूज़ ले रहा है, तो अगर हम सभी पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं तब भी यह इंटीग्रल कन्वर्ज होता है। लेकिन यहाँ जो हमने दिखाया है वह महत्वपूर्ण है। 1 से ज़्यादा p के लिए यह इंटीग्रल एब्सोल्यूटली कन्वर्ज होता है। जब p 1 से ज़्यादा होता है, हम बाद में देखेंगे कि जब p 1 के इक्वल होता है यह इंटीग्रल एब्सोल्यूटली कन्वर्ज नहीं होता। यह कन्वर्ज होता है लेकिन पूरी तरह नहीं। तो अगले सवाल पर जाते हुए, ऐसा भी है कि ऐसा इंटीग्रल कन्वर्ज होता है अगर यह कन्वर्ज होता है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ, क्योंकि यह यहाँ इस इंटीग्रल की वैल्यू से बड़ी वैल्यू होगी। तो अगर यह कन्वर्ज होता है, स्वाभाविक है यह कन्वर्ज होता है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव निगेटिव हैं और यह कैंसिलेशन आएगी और यह वैल्यू यहाँ इस वैल्यू से कम होगी जब इंटीग्रैंड की एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाएगी। यह कन्वर्ज होता है अगर यह कन्वर्ज होता है, लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है, मतलब कि तो
अगर यह कन्वर्ज होता है तो यह कन्वर्ज होगा, लेकिन अगर यह कन्वर्ज होता है तो शायद यह कन्वर्ज ना हो। तो अगर इंटीग्रल कन्वर्ज होता है शायद इंटीग्रल एब्सोल्यूटली कन्वर्ज ना हो। और मानक उदाहरण जिस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे कि 0 से इन्फिनिटी यह साइन x ओवर x dx, यह इंटीग्रल कंडीशनली कन्वर्ज होता है, मतलब कि यह इंटीग्रल कन्वर्ज होता है, लेकिन जब हम इंटीग्रैंड पर एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो यह इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं होता। पहले हम दिखाएंगे यह इंटीग्रल कन्वर्ज होता है, जो अब एक मामूली काम है। तो हमने लिखा है 0 से इन्फिनिटी साइन x ओवर dx, इन दो इंटीग्रलों का योग 0 से 1 साइन x ओवर x dx और 1 से इन्फिनिटी साइन x ओवर x dx। और नोट करें कि फर्स्ट इंटीग्रल एक प्रॉपर इंटीग्रल है तो स्वाभाविक रूप से यह कन्वर्ज होता है, और दूसरा वाला है इन्फिनिटी। इस पर हमें चर्चा करनी है। तो यह एक प्रॉपर इंटीग्रल है, और यहाँ हमने इस उदाहरण 1 में देखा है कि x पावर p भी और p x से ज़्यादा है तो वह इंटीग्रल कन्वर्ज होता है। तो स्वाभाविक है यह इंटीग्रल भी कन्वर्ज होता है। साइन x ओवर x हम उदाहरण 1 में देख चुके हैं, इसका मतलब यह इंटीग्रल कन्वर्ज होता है। तो इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी साइन x ओवर x dx कन्वर्ज होता है। और आगे हम दिखाएंगे कि जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर इंटीग्रैंड लेते हैं वह इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं होता। तो हमारे पास यह उदाहरण है जो कहता है इसका उल्टा सच नहीं है, क्योंकि यहाँ इंटीग्रल की कन्वर्जेंस है लेकिन यह दूसरी तरफ इंटीग्रल एब्सोल्यूटली कन्वर्ज नहीं होता। यह जाहिर है क्योंकि अगर हम सभी पॉजिटिव वैल्यूज़ ले रहे हैं हमें फिर भी यह इंटीग्रल मिल सकता है। तो स्वाभाविक रूप से जब फंक्शन पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज़ लेता है यह निश्चित रूप से कन्वर्ज होगा। यहाँ अब हम दिखाएंगे कि यह इंटीग्रल कन्वर्ज नहीं होता, और अब यह थोड़ा सा शामिल है। हम यह एब्सोल्यूट वैल्यू साइन x ओवर x dx लेते हैं और हम इसे n के योग के रूप में लेते हैं। यह n 0 से इन्फिनिटी n पाई हो जाता है और प्लस 1 पाई, और साइन x एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर x dx में यहाँ यह इंटीग्रल बिल्कुल यही इंटीग्रल है। तो यहाँ हमने विभाजित कर दिया, n 0 के इक्वल है तो हम 0 से पाई पर जा रहे हैं, और फिर यह इंटीग्रैंड और वैल्यू फिर हम n 1 के इक्वल है को देखते हैं, जिसका मतलब पाई से 2 पाई, और यह इंटीग्रैंड और आगे तो हमने लिया है 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, और आगे तो इस इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी को हमने रेंज में कई छोटे खंडों में विभाजित कर दिया है। तो 0 से पाई, पाई से 2 पाई, पाई से 3 पाई, और आगे जिसे हमने समेशन प्रारूप में लिखा है यही इंटीग्रल है। और अब हम यहाँ यह सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि x n पाई प्लस y के इक्वल है। तो हम इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x n पाई प्लस y के इक्वल है। यह सब्स्टिट्यूट करने से dx dy बन जाएगा, और फिर उसी हिसाब से n पाई बदला जाएगा और n प्लस 1 पाई भी। जब हम इस इंटीग्रल में यह सब्स्टिट्यूट करते हैं, जब x n पाई वैल्यूज़ ले रहा था y 0 वैल्यू लेगा। तो फिर से यहाँ देखें, क्योंकि यह संबंध था x n पाई प्लस 1 के इक्वल है तो x n पाई को निचली वैल्यू के तौर पर ले रहा था n पाई प्लस y। तो यह y 0 वैल्यू लेगा तो यह अब 0 से अग्रसर होता है, और जब x वैल्यू ले रहा था n पाई प्लस यह पाई, तब हमारे पास यह n पाई प्लस y होता है। तो y वैल्यू लेगा पाई। हमारा इंटीग्रल अब है 0 से पाई, और यह एब्सोल्यूट वैल्यू साइन, और यह x है n पाई प्लस y। तो हमारे पास है n पाई प्लस y, और यहाँ भी हमने x के लिए सब्स्टिट्यूट कर दिया है जो है n पाई प्लस y। हम इस इक्वालिटी की इनइक्वालिटी का एक और उपयोग करेंगे कि साइन n पाई प्लस y साइन n पाई प्लस y माइनस 1 पावर n और साइन y के इक्वल है। क्योंकि उदाहरण के लिए n 1 है तो हमारे पास साइन पाई प्लस y है जो माइनस साइन y है, और इसी तरह दूसरे n के लिए हमारे पास यह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वलिटी है जिसे अब हम यहाँ इस न्यूमरेटर में इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हमारे पास साइन n पाई प्लस y है तो इसे इस्तेमाल करते हुए हमारे पास न्यूमरेटर में है
-1 पावर n और फिर है साइन y ओवर n पाई y dy, वही इंटीग्रल जो यहाँ था। इस साइन n पाई प्लस y की जगह -1 पावर n साइन y आ जाता है। अब यह समेशन जैसा है 0 से पाई है और यह -1 पावर n, क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वह वही रहेगी। और फिर से यह साइन y, तो यहाँ हमें नोट करना चाहिए कि अब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि यह साइन y 0 से पाई तक पॉजिटिव वैल्यूज़ लेगा। यह तभी पाई बटा 2 1 पर वैल्यू 0 ले लेता है और फिर धीरे धीरे गोज़ टू, तो यह कभी भी 0 से पाई में निगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेता, इसलिए हमें यहाँ यह एब्सोल्यूट वैल्यू हटानी पड़ेगी। तो n पाई प्लस y और dy से विभाजित। इस मामले में अब यह डिनोमिनेटर, अगर हम यहाँ एक नज़र डालें तो y इस मामले में इस इंटीग्रल के लिए 0 वैल्यू से पाई वैल्यू तक ले रहा है। तो अगर हम इस इंटीग्रल को ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ कोई और इंटीग्रल, तो हम इस y की जगह डिनोमिनेटर की ज़्यादा बड़ी वैल्यू रख सकते हैं। हम यहाँ पाई पर सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे तो हमारे पास है n पाई प्लस पाई, तो इस y की जगह यह पाई आ जाता है ताकि यह इंटीग्रल इस इंटीग्रल के लिए छोटा इंटीग्रल बन जाता है। और इसलिए हमारे पास यह इनइक्वालिटी है कि यह इंटीग्रल ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि अब इंटीग्रैंड कम वैल्यू ले रहा है। क्योंकि इस डिनोमिनेटर की जगह सबसे कम वैल्यू आ गई थी, यहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है पाई, तो n पाई प्लस पाई, तो यह एक छोटा इंटीग्रल है। और अब यहाँ यह कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ कोई y नहीं है तो हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास है n, इस पाई को हम बाहर निकाल सकते हैं तो वहाँ पाई है, और हम इंटीग्रल का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यह समेशन है n 0 से इन्फिनिटी पर अग्रसर होता है और 1 ओवर n जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ यह पाई भी है 1 ओवर पाई, और यह n प्लस 1, तो 1 ओवर पाई और n प्लस 1। या मैं फिर से लिखता हूँ तो हमारे पास यह समेशन है n 0 से इन्फिनिटी हो जाता है और यह है 1 ओवर पाई और n प्लस 1 और इंटीग्रल 0 से पाई और है यह साइन y dy। यह होगा माइनस कॉस y और फिर 0 से पाई, तो एक हम पाई को सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें वहाँ फिर से -1 मिलेगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और फिर माइनस माइनस फिर से प्लस होंगे। तो यहाँ हमारे पास 2 की वैल्यू है, इसकी जगह 2 आ जाता है। तो हमारे पास वैल्यू है 2 ओवर पाई और n प्लस 1 पर समेशन यह इंटीग्रल इस वाले के इक्वल है। और यह यहाँ प्रसिद्ध श्रृंखला है जो एक डाइवर्जेंट श्रृंखला है, तो इसका मतलब यह योग इन्फिनिटी है। तो हमने देखा है कि यह इंटीग्रल जिसे हमने एब्सोल्यूट वैल्यू से शुरू किया है, यह इस श्रृंखला के योग से ज़्यादा है जो इन्फिनिटी है। इसका मतलब है यह इंटीग्रल एक डाइवर्जेंट इंटीग्रल है, क्योंकि इस इंटीग्रल की वैल्यू इस योग की वैल्यू से बड़ी होगी जो पहले ही इन्फिनिटी आ रही है। तब हमारे पास यह इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, दिया गया इंटीग्रल जो डाइवर्ज होता है। निष्कर्ष है डिरिक्लेट टेस्ट, जो कहता है कि अगर हम एक से बड़ी सभी वैल्यू के लिए इस इंटीग्रल की यह यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस दिखा सकते हैं और जी मोनोटोन है जो 0 पर डिक्रीज हो रहा है, जब x इन्फिनिटी पर पहुंच रहा है तो हमारे पास इंटीग्रैंट में यह प्रोडक्ट है a से इन्फिनिटी, यह dx कन्वर्ज होता है। और हमने वह एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के बारे में भी चर्चा की है और हमने यह बढ़िया उदाहरण देखा है जो एब्सोल्यूटली कन्वर्ज नहीं होता, लेकिन यह कन्वर्ज होता है अगर हम इंटीग्रैंट के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेते। इन लेक्चरों को तैयार करने में ये संदर्भ उपयोग किए गए हैं और आपका बहुत धन्यवाद।